वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग भारतीय भवन बायोलॉजी कक्षा 10वीं का चैप्टर 4 जिसका नाम है उत्सर्जन, उसका हम इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए समय जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि कार्बनिक अणुओं के यानी कार्बन का जो अणु होता है उसके विखंडन अर्थात टूटने से, विखंडन का मतलब होता है टूटना, तो कार्बनिक अणु यानी कार्बन के अणु के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यानी बेकार पदार्थ क्या है। यानी कह रहा है कि जो कार्बन के अणु है जब वो टूटता है, जब कार्बन का अणु टूटता है तो उससे कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब कार्बन के अणु टूटते हैं तो उससे जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न हमारा कहता है, सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। यानी कह रहा है कि एमिनो अम्ल, जो एमिनो अम्ल होता है उसके विखंडन से यानी टूटने से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उसका नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप, यानी जब एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो क्या बनता है? नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बनता है। ठीक है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कहने का मतलब है कि वैसा उत्सर्जी पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, यानी नाइट्रोजन उपस्थित होता है। जैसे में अमोनिया बनता है, ठीक है, यूरिया बनता है तथा यूरिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, यानी जब एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, यानी वैसे उत्सर्जी पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। जैसे में आपके अमोनिया हो गए, यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा जो प्रश्न कहता है कि यूरिया और अमोनिया, ठीक है, क्या बोल रहा है कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल, मतलब यूरिया और अमोनिया में दोनों में से सबसे कम जटिल कौन है और ज़्यादा विषैला कौन है। ठीक है, ज़्यादा विषैला कौन है? करा कम जटिल और ज़्यादा विषैला। तो कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? तो अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। और यूरिया जो है वो ज़्यादा जटिल और कम विषैला। देखिए इस केस में उल्टा होता है, जो कम जटिल होगा वो ज़्यादा विषैला होगा। ठीक, जो कम जटिल होगा वो ज़्यादा विषैला होगा और जो ज़्यादा जटिल होगा वो कम विषैला होगा। ठीक है, तो जो अमोनिया है वो कम जटिल है इसलिए वह ज़्यादा विषैला है, और यूरिया जो है वो क्या है? ज़्यादा जटिल है इसलिए वह कम विषैला है। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है। यानी कह रहा है कि जो अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ है वो भी तो शरीर से बाहर निकलता है, तो वह किस विधि से निकलता है तो उस विधि का नाम लिखना है। तो उस विधि का नाम है क्या है? विसरण है। क्या है? विसरण। यानी विसरण के द्वारा ही क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ अमीबा के जो शरीर का सतह है उससे बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर कहता है कि मूत्र मार्ग क्या है। तो इसके आंसर किस प्रकार लिखेंगे कि मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मतलब ऐसा मार्ग जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है वही क्या है? मूत्र मार्ग है।
तो वही चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है, ठीक है। यानी जो मूत्राशय हमारा है उसका पिछला भाग से एक नली निकलता है, ठीक है, उसी नली को मूत्र मार्ग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर देखिए, कहता है कि मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें, ठीक है, कार्यों के नाम लिखें। यानी 2 महत्वपूर्ण कार्य हमारा जो वृक्क है, वृक्क मतलब समझ रहे हैं किडनी, हमारा जो किडनी है उसके 2 कार्य लिखने हैं। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे कि मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। यानी मनुष्य का जो वृक्क है उसके 2 निम्नलिखित कार्य हैं। अब क्या कार्य हैं जरा गौर फरमाइएगा। तो पहला कार्य है मूत्र का निर्माण करना। पहला कार्य क्या है? मूत्र का निर्माण करना। और दूसरा कार्य है रक्त को शुद्ध करना। यानी हमारे किडनी के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला मूत्र का निर्माण करना, ठीक है, और दूसरा क्या है कि रक्त को शुद्ध करना, रक्त को साफ करना। अब 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि वृक्क यानी जो किडनी होता है से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखें। तो वृक्क से कौन कौन सा उत्सर्जी अंग जो है जुड़ा होता है उसका नाम लिखना है। तो पहला जो उत्सर्जी अंग होता है मूत्र वाहिनी होता है, ठीक है, क्या होता है? मूत्र वाहिनी होता है। उसके बाद मूत्राशय और उसके बाद मूत्र मार्ग होता है। यानी वृक्क से 3 उत्सर्जी अंग जुड़े होते हैं, उसी का नाम लिखना था, जिसमें पहला आपका मूत्र वाहिनी होता है, दूसरा मूत्राशय होता है और तीसरा मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। यानी वृक्क का जो संरचना है वो किससे हुआ है। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन आए कि मनुष्य की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। अगर मनुष्य का बोले तो कोशिका और वृक्क का बोले तो नेफ्रॉन। यानी मनुष्य का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी मनुष्य का जो संरचना हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है, तो कोशिका से हुआ है, तो संरचनात्मक इकाई कोशिका। और यहाँ जो वृक्क है उसका रचना जो है वो नेफ्रॉन से हुआ है, तो रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक वृक्क में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो कि मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं। तो आप कहिएगा कि जो मनुष्य हैं, मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। क्या होते हैं? 2 वृक्क होते हैं, ठीक है, जो सेम के आकार के होते हैं। सेम मतलब सीम देखे हैं ना, उसी के आकार का होता है। 2 वृक्क होते हैं और प्रत्येक वृक्क में जो नेफ्रॉन होता है, उसकी संख्या होती है 10 लाख। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 10 लाख होती है। अब आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है। यानी जो पौधे हैं उसमें गैसीय अपशिष्ट, यानी वे अपशिष्ट पदार्थ जो गैस के रूप में हैं वो गैसीय अपशिष्ट कहलाएंगे। तो जो गैसीय अपशिष्ट है उसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आप कहिएगा कि रंध्रों एवं वातरंध्रों के द्वारा। रंध्र समझ रहे हैं, जो पत्ती होता है, पत्ती जो होता है उस पत्ती में क्या होता है? छेद होता है, हल्का हल्का छिद्र होता है, उसी छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। और ये वातरंध्र क्या होता है? तो जो भी पुराने वृक्ष हो गए, ठीक है, जो भी पुराने वृक्ष होते हैं उनके सतह पर, वृक्ष जो होते हैं पुराने वृक्ष, उनके सतह पर पतला पतला आपको तंतुनुमा रचना दिखाई पड़ेगा। आप जब किसी पुराने वृक्ष को ध्यान से देखिएगा तो उस वृक्ष के सतह पर पतला पतला तंतुनुमा रचना दिखाई पड़ता है। उसी रचना को वातरंध्र कहते हैं। और यही वातरंध्र और रंध्र के द्वारा जो गैसीय अपशिष्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड ने, ऑक्सीजन हो गया, और भी जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो सब बेकार पदार्थ रंध्र और वातरंध्र के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए अब हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक यानी मतलब जो आवश्यक न हो एवं विषाक्त यानी जो विषैला हो पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है। यानी कह रहा है कि जीव के शरीर में जो उत्पन्न अनावश्यक यानी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो और विषाक्त पदार्थ विषैला पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है। तो आप कहिएगा कि सर उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है। कह रहा है जंतु के शरीर में जल का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो जल का संतुलन बोल रहा है तो उस क्रिया को जल संतुलन कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? जल संतुलन कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है। जो मानव मूत्र होता है उसमें जल की जो मात्रा होती है वो कितना प्रतिशत उसमें जल होता है। तो आप कहिएगा कि 90% उसमें क्या होता है? जल होता है। 96%, मिस्टेक हो गया। जल कितना होता है? तो जल होता है 96%। कितना होता है? 96%। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर यानी कह रहा है कि जब हमारा वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है यानी काम करना बंद कर देता है तो उसका कार्य यानी वृक्क का कार्य जिस अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वह क्या कहलाता है। यानी कह रहा है कि जब हमारा वृक्क जो है मतलब जब हमारा किडनी अपना काम करना बंद कर देता है तो उसका काम एक विशेष प्रकार के मशीन या यंत्र के द्वारा कराया जाता है। तो उसी यंत्र या मशीन का नाम लिखना है। तो उस मशीन या यंत्र का नाम है डायलिसिस मशीन। क्या उसको कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन क्या है? पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है, बेकार पदार्थ है रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित होते हैं। यानी जो पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन और ये गोंद तो ये पौधा के कौन सा ऊतक में संचित रहता है। ऊतक यहाँ पूछ रहा है तो कौन सा ऊतक में संचित रहता है। तो आप कहेगा कि पुराने जाइलम ऊतक में क्या रहता है? तो संचित रहता है। जो पुराने जाइलम ऊतक है उसमें संचित रहता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन यानी पौधा में जो गैसीय अपशिष्ट हैं यानी वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो गैस के रूप में तो पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन जो है रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों के द्वारा होता है। देखिए हमने पढ़ा कि जो गैसीय अपशिष्ट है उनका जो उत्सर्जन है वो रंध्र और वातरंध्र के द्वारा होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि रंध्र दिया हुआ है तो रंध्र के अतिरिक्त अन्य की कौन सा छिद्र बच गया। तो रंध्र के अतिरिक्त अन्य जो है वातरंध्र हो गया। क्या हो गया? तो वातरंध्रों के द्वारा। अब आगे ये हमारा अंतिम प्रश्न है 17 नंबर। ये 17 नंबर क्या है? हमारा अंतिम प्रश्न है। कहता है कि बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार के क्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न होता है। यानी कह रहा है कि बबूल के पौधा से जो गोंद निकलता है वो किस क्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न होता है, उस क्रिया का नाम क्या है। तो देखिए शरीर से मतलब उत्सर्जी पदार्थ निकल रहा है तो कौन सा क्रिया हो गया? उत्सर्जी पदार्थ निकल रहा है तो उत्सर्जन। कौन सा क्रिया हो गया? उत्सर्जन हो गया। ठीक है, इसका आंसर होगा उत्सर्जन। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक
वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का आपको और भी वीडियो समय समय पर मिलता रहे।